वेलकम बैक बच्चों। आज हम बायोलॉजी कर रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन, जो 10th के सिलेबस का एक मेन क्वेश्चन है, मेन चैप्टर है। ये एक मेन चैप्टर है 10th का। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। इससे पहले आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा है। रिप्रोडक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन जो है, it is a very special and very important biological process. And what is it related to? It is related with the production of a new generation of individuals of the same species. So what do you mean by reproduction? Reproduction is a special biological process, and this special process is related with the production of a new generation of individuals of the same species. तो मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसको आप कह सकते हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है, हर इंडिविजुअल जो है अपने जैसा एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। ऑफस्प्रिंग हम कहते हैं उसको। So reproduction is the biological process by which new individual organisms, offsprings, are produced from their parents. मतलब ये, मैं अपने माता पिता की संतान हूं, तो मेरे माता पिता ने मुझे रिप्रोड्यूस किया। मेरी संतान जो है उसकी रिप्रोडक्शन की जिम्मेदारी जो है मेरी है, मतलब मैंने उसे रिप्रोड्यूस किया होगा। तो ऐसे ही आप जो हैं, आपको रिप्रोड्यूस किया गया है आपके पेरेंट्स के द्वारा, आप अगली जनरेशन को रिप्रोड्यूस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है और स्पेशल तो डेफिनेटली ये है ही है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इट इज एक्चुअली, ऑलवेज रिमेंबर, इट इज एक्चुअली अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन लाइफ। जितनी भी नोन लाइफ है उसका ये एक फंडामेंटल फीचर है। और हर ऑर्गेनिज्म, ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। आप और मैं इस दुनिया में मौजूद हैं किसके कारण? रिप्रोडक्शन के कारण। एक बार रिपीट कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, as I have already told you, it is a very special biological process and it is related with the production of new generation of individuals of the same species. So reproduction is the biological process by which new individual organisms, यानी कि offsprings, are produced from their parents. और कई लोग यहां पे बोलेंगे from की जगह by लग देगा, तो कोई बात नहीं, by लगा लीजिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन जो है, इसके बारे में एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये एक फंडामेंटल फीचर है जितनी भी नॉन लाइफ है उसका। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में मौजूद हैं उनका ये एक फंडामेंटल फीचर जो है वो हम कंसीडर करते हैं। और आप, मैं और जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में मौजूद हैं वो किसके कारण इस दुनिया में मौजूद हैं? मैं फिर से बता दूं, वो रिप्रोडक्शन के कारण ही मौजूद है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। चलते हैं आगे। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं, उनके बारे में मैंने आगे डिस्कस करना है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल होती है जिसमें हम दो डिफरेंट सेक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है जी। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के होने की जरूरत नहीं है, एक बॉडी होती है और उसी बॉडी से रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाती है। चलते हैं आगे। मैंने अभी अभी आपको रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया, अब मैं आपको बताऊंगा रिप्रोडक्शन क्या वाकई में जरूरी है। डेफिनेटली रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग बीइंग जो है उसकी सर्वाइवल इस अर्थ पर तभी पॉसिबल हो सकती है अगर रिप्रोडक्शन का फिनोमेना चल रहा हो। सपोज करिए एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, इस दुनिया में आए, अगर रिप्रोडक्शन का फिनोमेना नहीं चल रहा होता तो वो ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले इस दुनिया में आया, जिसको हमने ह्यूमन बीइंग कहा, जो सबसे पहला ह्यूमन बीइंग है जो इस दुनिया में आया,
उसके बाद ही उसी जनरेशन के साथ ह्यूमन बीइंग्स इस दुनिया से खत्म हो गए होते, ठीक है ना, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही होती। तो रिप्रोडक्शन चल रही है, इसी कारण से हम ह्यूमन बीइंग्स जो है इस दुनिया में मौजूद हैं। और यही रूल जो है सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर लगता है। एलिफेंट्स, टाइगर्स, बैक्टीरिया, ये जितने भी छोटे मोटे जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, छोटे हैं बड़े हैं जो हैं, वो सभी रिप्रोडक्शन के कारण ही सरवाइव कर पाए। अगर रिप्रोडक्शन उनमें नहीं हो रहा होता तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते। ठीक है जी, चलते हैं आगे, मैं आगे लेकर चलता हूं आपको, लेकिन उससे पहले एक बार पीछे रिपीट कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया ये वो बायोलॉजिकल बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग्स की प्रोडक्शन करते हैं पेरेंट्स, या पेरेंट्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। एक और चीज़ मैंने आपको बताई, रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप की है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। फिर मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हम कंसीडर करते हैं। आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि ये बड़ा है, ये स्लाइड देखकर आपको लगेगी ये बहुत बड़ी स्लाइड है, और डेफिनेटली ये आपको थोड़ी सी मुश्किल भी लगेगी। इस टॉपिक के बारे में और अगले टॉपिक के बारे में, वेरिएशन अगला टॉपिक है, इस दोनों के बारे में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी जो है हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें जितना ज़रूरी है हम वो पढ़ रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, व्हाई डू एनिमल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज लुक सिमिलर? क्यों एक स्पीशीज को बिलोंग करने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे दिखाई देते हैं? ठीक है ना, हम ह्यूमन बीइंग सारे एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग्स के घर में ऐसा तो नहीं होता कि ह्यूमन बीइंग्स के घर में डॉग्स पैदा होते हों, या ह्यूमन बीइंग्स के घर में डंकी पैदा होते हों, या डंकी के घर में ह्यूमन बीइंग पैदा होता हो, या डॉग के घर में ह्यूमन बीइंग, ऐसा कुछ नहीं होता। या बर्ड्स के घर में एनिमल पैदा होते हैं, या एनिमल्स के घर में बर्ड्स पैदा होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सभी एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज को बिलोंग करते हैं वो वैसे ही क्यों दिखाई देते हैं? तो उसका रीजन क्या है? द रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ मैकेनिज्म कॉल्ड डीएनए कॉपिंग और डीएनए रेप्लिकेशन। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डीएनए कॉपिंग और डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, अपने हर लेक्चर में मैंने ये बात बोली है, जब आप कोई चीज समझ रहे हो, पहली बार उसको पढ़ रहे हो, या दूसरी बार पढ़ रहे हो, या चौथी बार पढ़ रहे हो, या 10वीं बार पढ़ रहे हो, आप अपने पास एक नोटबुक जरूर रखिए, अपने हाथ में एक पेन रखिए, जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है उसको नोट कीजिए। ये लेक्चर यूट्यूब पर दिया जा रहा है, और आपको मैं बता दूं यूट्यूब पे लेक्चर लेने का एक बहुत ही जबरदस्त फायदा है कि आप एक बात को बार बार सुन सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है जी। लाइव लेक्चर में ऐसा नहीं होता। लाइव लेक्चर में अगर सपोज करिए आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर ले रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें प्रश्न पूछने पर ही आपको उसका उत्तर मिलता है, लेकिन यहां पर आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। आप सुनिए इस टॉपिक को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाई डू एनिमल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज लुक सिमिलर? एंड द आंसर इज, तो मैं आपको बता दूं, द क्रेडिट गोज टू डीएनए रेप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए कॉपिंग भी इसको हम कहते हैं। एक ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, ठीक है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है सेल, ठीक है जी। अब क्या होता है, डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन के कारण जो सेल होता है, इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर मल्टीपल्स ऑफ ब्लूप्रिंट्स। एक जैसे ब्लूप्रिंट्स की प्रोडक्शन जो होती है वो पॉसिबल होती है किसके कारण? डीएनए रेप्लिकेशन के कारण। मतलब यह कि मेरा डीएनए जो है उसकी कॉपिंग हुई, और जो मेरा ऑफस्प्रिंग होगा, यानी कि जो मेरे बच्चे होंगे, उनके अंदर मेरे डीएनए के अंश होंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ड्यू टू दिस मैकेनिज्म सेल इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर मल्टीपल्स ऑफ ब्लूप्रिंट्स। देखिए ऐसा माना जाता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऐसा माना जाता है कि एक जनरेशन से पहले वाली जनरेशन, उसके पहले वाली जनरेशन, उसके पहले वाली जनरेशन, बल्कि जब से जनरेशन शुरू होंगी तब से
जो बिगिनिंग जो है उसके भी अंश जो होते हैं वो हमारे अंदर मौजूद होते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं डीएनए की फॉर्म में। चलते हैं, देखिए अब ध्यान से आगे चलते हैं। दिस इज एन इसेंशियल फिनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज एन इसेंशियल फिनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स पास ऑन देयर बॉडी फीचर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा आप में और आपके पिता में, या आप में या आपकी माता जी में, या आप में और आपके दादाजी में, दादी जी में, या नाना जी या नानी जी में बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। या आप देखते हैं आपके बहन भाई जो हैं उनमें बहुत सारी चीजें कॉमन दिखाई देती हैं। वो सिमिलैरिटी जो है वो किसके कारण होती है? वो सिमिलैरिटी का कारण जो होता है वो आपके डीएनए में मौजूद है। आपके डीएनए में आपके माता पिता दोनों का अंश मौजूद है, ठीक है। आपके माता पिता के डीएनए में उनके माता पिता का अंश मौजूद है। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो आपके डीएनए में आपके दादा दादी, नाना नानी दोनों का अंश जो है वो मौजूद है। तो दिस इज एन इसेंशियल फिनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू विच द ऑर्गेनिजम्स पास ऑन देयर बॉडी फीचर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। और यही रीजन है कि बहुत सारी समानताएं हमें दिखाई देती हैं अपने अंदर और अपने माता पिता के अंदर, या अपने अंदर और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर। बहुत सारी समानताएं आपको दिखाई देंगी आपके अंदर और आपकी बहन भाई के अंदर। चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता लग गया होगा इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं या डीएनए कॉपिंग बोलते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस पोजेस इंफॉर्मेशंस इन द फॉर्म। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपके डीएनए के अंदर मौजूद होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन जनरेशन से रिलेटेड, पिछली जनरेशन से रिलेटेड, वो हमारी डीएनए में मौजूद है। हमारे सेल के अंदर जो डीएनए है उसमें मौजूद है। और द मॉलिक्यूल डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस पोजेस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स टू सिंथेसाइज स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। ये सारे जो इंफॉर्मेशंस हैं, मैंने आपको बताया द मॉलिक्यूल डीएनए जो है, द मॉलिक्यूल डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद ये मॉलिक्यूल डीएनए जो है इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है मौजूद है। और किस फॉर्म में मौजूद है? जीन्स की फॉर्म में। जैसे आपने कंप्यूटर में चिप होती है, मोबाइल में चिप होती है, ये कुछ उसी तरह की चीज है। सारी इंफॉर्मेशन पिछली जनरेशन की ये कैरी किए हुए होती है। और इसी के कारण क्या होती है, इट हेल्प्स टू सिंथेसाइज स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन्स। कुछ स्पेसिफिक काइंड प्रोटीन्स के जो है वो इन्हीं जीन्स के कारण हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। याद रखिए, अगर वो प्रोटीन प्रोड्यूस ना हो तो हमारे अंदर और हमारे पिछली जनरेशन के अंदर बहुत सारी समानताएं जो है नहीं रहेंगी। आप देखिए यहां पर, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स। ठीक है जी, ये बात आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर से आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है चेंज होता है तो उसके कारण क्या होता है, हमारे फीचर्स जो हैं उनमें चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो द क्रिएशन ऑफ डीएनए इज द बेसिक इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑलवेज रिमेंबर। तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया कि व्हाई डू एनिमल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज लुक सिमिलर। लेकिन क्या हम ऐसा बोलकर सही हैं? मतलब ये कि क्या मैं अगर ये बोल रहा हूं कि हम एनिमल्स जो हैं बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज लुक सिमिलर, कैसे हम सिमिलर दिखाई देते हैं? तो अगर हम सिमिलर दिखाई देते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा, तो फिर आप ज़रा बताइए, ये सभी जो है ह्यूमन रेस को बिलोंग करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सभी भालू हैं, ये सारे एप्पल हैं और ये सारे डॉग्स हैं, है ना? ठीक है, लेकिन क्या आपको इनमें कितनी समानता दिखाई देती है? मुझे तो ये सारे बच्चे जो हैं एकदम से अलग दिखाई दे रहे हैं। ये भालू एक सफ़ेद रंग का है, एक ब्लैक है, एक ब्राउन है। ये एप्पल अलग अलग तरह के एप्पल हैं। ठीक है जी, कलर्स को भी अगर आप देखें तो डिफरेंट हैं इनके। और ये डॉग्स, इतने सारे डॉग्स, ये अलग अलग तरह के हैं। इसका मतलब है, देखने से पता लग रहा है कि ये भालू है, लेकिन ये सफ़ेद भालू है, ये काला भालू है, ये ब्राउन है।
और ये बच्चे जो हैं इन कोई श्वेत है, कोई अश्वेत है, किसी के फीचर डिफरेंट है ना। आप देख पा रहे होंगे कोई एप्पल रेड है, कोई थोड़ा थोड़ा ऑरेंज शेड लिए हुए है, कोई येलो कलर का है, कोई ग्रीन है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के डॉग्स हैं, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइजेस के डॉग्स हैं। देखने से आप बता देंगे कि ये डॉग है। अगर आप इस डॉग को देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि आप डॉग देख रहे हैं। और अगर आप इससे बिल्कुल ही अलग इस डॉग को देखते हैं आप तभी बोल देंगे कि ये डॉग है ना। या आप इस डॉग को देखते हैं तभी आप इसको डॉग ही बोलते हैं। तो समानताएं हैं, इसलिए आपको ये एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन असमानता भी तो है। असमानता कैसे? किसी की हाइट डिफरेंट है, किसी का साइज डिफरेंट है। आप जरा नोटिस कीजिए इस डॉग को, आप जानते हैं इसका साइज बहुत छोटा होता है ना। लेकिन अगर आप बात करते हैं इस डॉग की तो ये साइज में बहुत बड़ा होता है। इस डॉग की ये साइज में बहुत बड़ा होता है। तो चलते हैं, अब देखते हैं ये असमानता जो है, ये डिफरेंस जो है वो किसके कारण है। वो डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक फिनोमेना जिसको हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन इन बायोलॉजी, व्हाट इज इट? एनी डिफरेंस बिटवीन सेल्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी स्पीशीज कॉज्ड आइदर बाय जेनेटिक डिफरेंसेस। जेनेटिक डिफरेंसेस क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। और बाय द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक पोटेंशियल। देखिए हमें हमारे जीन्स में क्या मिल रहा है ये भी वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम बोलते हैं, इस तरह की वेरिएशन को हम बोलते हैं जेनोटाइपिक वेरिएशन। और दूसरी है फिनोटाइपिक वेरिएशन। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होता है और दूसरे फैक्टर्स के कारण, इसलिए हम इसको कहते हैं, वी कॉल इट फिनोटाइपिक वेरिएशन। जीन्स में आने वाली चेंजेस जो है वो है जेनोटाइपिक वेरिएशन। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर लिखकर बताया है आपको। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीशीज कॉज्ड आइदर बाय जेनेटिक डिफरेंसेस और बाय द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक पोटेंशियल्स। देखिए वेरिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अगला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, मैंने जैसा आपको बताया हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें आपको वेरिएशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। वेरिएशन एक इतनी ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, अगर ये फिनोमेना ना हो तो हमारे लिए सरवाइव करना जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इतने सारे ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में थे वो ह्यूमन बीइंग के कारण एक्सटिंक्ट नहीं हुए। ठीक है जी। क्या डायनासोर्स को ह्यूमन बीइंग्स ने खत्म कर दिया? एक थ्योरी कहती है कि हाँ ऐसा है, कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा है, लेकिन वो 1% लोग ही हैं जो ऐसा मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर साइंटिस्ट का या ज़्यादातर ये जो इनका मानना है कि डायनासोर जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाए धरती में होने वाली मौसम में आने वाली चेंजेस के कारण। सडन आइस एज आया होगा या कोई और चेंज आई होगी, मौसम में एकदम से चेंज आया होगा जिसके कारण दुनिया में मौजूद सारे डायनासोर जो हैं, जो इतने बड़े थे, इतने विशाल थे, इतने वजनदार थे, वो खत्म हो गए। तो वेरिएशन एक ऐसा फिनोमेना है जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका एक उदाहरण समझाता हूं। वेरिएशन एक्चुअली आप में, हम में, सारे ऑर्गेनिजम्स में एडेप्टेशन जो है वो पॉसिबल करता है। ठीक है जी। अडेप्ट करने की आदत जो है वो भी वेरिएशन के कारण आती है, ऐसा माना जाता है। या वेरिएशन के कारण अडेप्टेशन होती है या अडेप्टेशन के कारण वेरिएशन होती है, दोनों आपस में जो है एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। तो चलते हैं आगे। वेरिएशन के बारे में आई एम श्योर कि मैं आपको समझा पाया हूंगा। वेरिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। वेरिएशन अगर ना हो तो सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन के बारे में, और वो क्या था आप याद करें। मैंने आपको बताया था 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं
स्पीशीज के को बिलोंग करने वाले एनिमल्स एक जैसे क्यों दिखाई देते हैं और वेरिएशन क्यों होती है, ये दोनों टॉपिक जो हैं आपने आगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में बड़े डिटेल में पढ़ने हैं। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि रिप्रोडक्शन हम कर रहे हैं और इसका भी ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मेरा समझाना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और एसेक्सुअल में वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको वो भी बता देता हूं, आप समझ रहे होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें एक मेल है, एक फीमेल है। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, एक फैमिली में हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, और उनके बच्चे। तो जो हस्बैंड है वो एक अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं और वाइफ जो है एक अलग फैमिली को बिलोंग करती हैं। और अब जो उनके बच्चे हैं उनके अंदर दो डिफरेंट फैमिलीज के जीन्स हैं, ठीक है जी। तो वेरिएशन के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं, क्योंकि दो डिफरेंट फैमिलीज से जीन्स आए हैं तो वेरिएशन की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है और वेरिएशन का बेनिफिट भी जो है वो ज्यादा होगा। और जितनी जनरेशंस आगे बीतती जाएंगी वेरिएशन और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन वेरिएशन जो है उतना परफेक्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म होता है और उसी ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं और हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन हो गई। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, एक अमीबा दो अमीबे में मतलब दो डॉटर सेल्स बनाता है, तो एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बने तो वो जो दो डॉटर सेल हैं उनके पूरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं उनके अंदर जितना भी मटेरियल है वो पूरे एक उनके पेरेंट सेल से ही आया है। तो उसमें बहुत सारी समानताएं, बल्कि 99.9% जो है वो सिमिलैरिटी है, बल्कि उससे भी ज्यादा। आप समझ सकते हैं वेरिएशन के चांसेस यहां पर बहुत कम है। लेकिन जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहां पर वेरिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि दो डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें वेरिएशन जो है वो ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वो दो डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग कर रहे थे। तो दो डिफरेंट तरह से फैमिली से जीन्स आए हैं और उनके कारण एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर एक नया सेट बना है जीन्स का, जिसके कारण वेरिएशन के चांसेस जो हैं ज्यादा होते हैं। और आपको मैं बताऊं, यही रीजन है कि जहां पर वेरिएशन ज्यादा होता है वहां पर सर्वाइवल जो है वो बढ़िया तरीके से हो पाता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में आज हम जानते हैं जो सर्वाइव कर पाए, बहुत सारी एक्सट्रीम कंडीशंस को वो इसीलिए सर्वाइव कर पाए क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन जो है वो ज्यादा हुई और उसके कारण अडेप्ट करने की उनकी क्षमता भी ज्यादा है। आप एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। If a population of bacteria is growing in temperate water and has developed an environmental harmony, अब सपोज करिए कि टेम्परेचर वाटर का किसी कारण से बढ़ जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, आपको पता ही है। एक जगह पर समंदर के एक पार्ट में या किसी जगह पर बहुत सारा एक पर्टिकुलर टाइप की बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो उसी टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं, ठीक है जी। सो इफ अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज ग्रोइंग इन टेम्परेट वाटर एंड हैज डेवलप्ड एन एनवायरमेंटल हार्मनी, तो क्या सपोज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज समहाउ इंक्रीज्ड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, अब क्या होगा? डेफिनेटली वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना समय उनको चाहिए था वेरिएशन के लिए उतना समय उनको मिला ही नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वेरिएशन के लिए बहुत समय की जरूरत होती है, लेकिन मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के लिए जल्दी जल्दी वेरिएशन जो है वो होती है। हाउएवर, मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। हाउएवर, ओनली दोज विल सर्वाइव व्हिच हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू हीट। अब वो जो बैक्टीरिया थे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, समंदर के एक पार्ट में वो बैक्टीरिया रहते थे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ा, सपोज करिए, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाए, या कोई भी और वजह हो सकती है जिसके कारण वो सर्वाइव ना कर पाए हों, जैसे किसी जगह पर सॉल्ट का लेवल बढ़ गया,
ठीक है जी, या सॉल्ट का लेवल कम हो गया, या टेम्परेचर बढ़ गया, या टेम्परेचर कम हो गया, और वो बैक्टीरिया मतलब उसको अपने आप को उनको अडेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए और टाइम मिला नहीं, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन जो उसमें सर्वाइव कर गए, ठीक है जी, हाउएवर ओनली दोज विल सर्वाइव विच हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू हीट, जिन्होंने रेजिस्टेंस जो है हीट टेम्परेचर को लेकर जिनको होगी वो सर्वाइव कर गए। या अगर मैंने सॉल्ट का लेवल मैंने बताया, जो सैलिनिटी को सर्वाइव कर गए, मतलब उसके लेवल को बर्दाश्त कर पाए, वो सर्वाइव कर गए। ठीक है जी, तो वेरिएशंस आर दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज फॉर ओवर टाइम। तो वेरिएशन इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको सिर्फ इस 4 या 5 या 6 या 7 लाइनों की डेफिनेशन से मत समझिएगा। वेरिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम कंडीशंस को भी बर्दाश्त कर गए और सरवाइव कर गए, जैसे आजकल आपको पता है कोविड क्राइसिस चल रहा है, तो जो इस कंडीशन को सरवाइव कर गए, वो आप मान सकते हैं कि वो दे विल बी रेजिस्टेंट टू दिस क्राइसिस।